गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट लाए हैं और ज्योग्राफी का एक टॉपिक मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। और ये जो टॉपिक है अभी जो मैं स्टार्ट करूंगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ज्योग्राफी में आप बहुत सारा चैप्टर ऐसा पढ़िएगा जो इससे लिंक होगा। अगर ये चीज़ आज आप समझ जाओगे तो आगे बहुत सारा चैप्टर में आपको हेल्प करेगा। जैसे इंडियन मानसून है, क्लाइमेट, बहुत सारा चीज़ आप पढ़िएगा जो इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन ऑफ द अर्थ, है ना। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है मोशन ऑफ द अर्थ। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ, मोशन ऑफ द अर्थ। समझना, अर्थ जो है हमारा प्लैनेट जो है जहाँ हम लोग निवास करते हैं उसमें दो प्रकार का गति पाया जाता है, दो प्रकार का मोशन पाया जाता है। दो प्रकार का मोशन है अर्थ में। कैसा कैसा मोशन है तो देखो, एक मोशन है, एक गति है वो जिसे हम कहते हैं रोटेशन। जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर जब वो घूमती है इस प्रकार से, जैसे पंखा, फैन है ना, जो सीलिंग फैन है वो घूमते रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशन। वो रोटेट कर रहा है अपने ही एक्सिस पर, वो ऐसे से क्या हो रहा है, घूम रहा है। एक तो ये गति होता है पृथ्वी में पाया जाता है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब हो गया जब वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। जब अर्थ सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवॉल्यूशन। तो आप स्टूडेंट याद रखना, अर्थ का जो मोशन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है रोटेशन, इसको हिंदी में कहते हैं घूर्णन, एंड सेकेंड इज रिवॉल्यूशन, इसको हम लोग कहते हैं परिक्रमण। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, मैंने आपको बताया कि रोटेशन का मतलब क्या हो गया, जो अपने ही एक्सिस पर घूमे। एक जगह पर आप खड़े होकर गोल घूम जाओ तो ये क्या हो गया, रोटेशन। और दूसरा चीज़, कोई चीज़ का आप क्या करो, है ना, चक्कर लगाओ तो उसको क्या बोलेंगे, रिवॉल्यूशन, परिक्रमण। जैसे मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं, चारों ओर मंदिर का क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो आप समझना स्टूडेंट, रोटेशन और रिवॉल्यूशन से होता क्या है। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि रोटेशन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और रिवॉल्यूशन किस चीज़ के लिए। तो आप समझना स्टूडेंट, रोटेशन से ही हम लोग को पता चलता है दिन और रात का। दिन किस जगह पर दिन है, किस जगह पर रात है, और दिन और रात जो होता है तो ये दिन और रात के लिए जिम्मेदार होता है कौन, रोटेशन। और रेवोल्यूशन जो होता है, परिक्रमण जो होता है, ये सीजन चेंज के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब जलवायु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन। मौसम परिवर्तन आप ज़्यादा सुटेबल वर्ड रहेगा क्योंकि आप समझना, जलवायु एक दीर्घकालीन अवस्था होता है, मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और मौसम तुरंत बदलता है। जबकि जलवायु आप तुरंत नहीं देखिएगा बदलते हुए। आपने गाना भी सुना होगा कि मौसम की तरह तुम तो बदल तो ना जाओगे। आप कभी सुने हैं, जलवायु की तरह तुम बदल तो ना जाओगे, क्लाइमेट की तरह बदल तो ना जाओगे। तो मौसम क्या होता है, बदलता है। दिन में बोलते ना कि मौसम अभी तो बहुत है ना, अचानक से मौसम चेंज कर दिया। दिन में तो बड़ा गर्मी था, अचानक से ठंडा कर दिया, या दिन में तो बड़ा ठंडा था, अचानक से क्या हो गया, दोपहर होते होते गर्मी हो गया। तो मौसम क्या होता है, तुरंत चेंज होता है। जबकि जलवायु 30-31 साल में या कभी कभी 50-50-51 ईयर में जलवायु परिवर्तन होता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे मौसम। तो मौसम में परिवर्तन आप कह सकते हैं रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन से हम लोग को पता चलता है कि मौसम, है ना, सीजन बदल रहा है, मौसम बदल रहा है। किस अभी जैसे मई का समय चल रहा है तो मई का समय में कहाँ पे गर्मी होगा, कहाँ पे ठंडा होगा, ये हम लोग को, ये रिवॉल्यूशन से हम लोग को क्या करता है, पता चलता है कि अर्थ का जो रिवॉल्यूशन हो रहा है उससे हम लोग को पता चलता है किस जगह पर अभी ठंडा होगा, किस जगह पर गर्मी होगा। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ और वहाँ वो चीज़ आपको बड़ा लिंक करेगा बहुत सारे आपके टॉपिक पर। तो उसको आप समझ लेना आज, और मैं उसको एक अच्छा आपको कॉन्सेप्ट दूंगा उसका, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको वो याद हो जाएगा। वो क्या है समझना। देखो, ये तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो इसको आप ध्यान रखना स्टूडेंट। रोटेशन क्या चीज़ के लिए, दिन और रात के लिए, और ये क्या है, मौसम परिवर्तन के लिए। ये अक्सर पूछता है एग्जाम में। अब देखो, जो पार्ट हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, अब देखो रिवॉल्यूशन जो होता है, रोटेशन तो आपको समझ में आ गया कि जैसे मान लो कि ये मार्कर है, इसको अर्थ मान लो। अब सूरज, मान लो ये सन है और सूरज का रोशनी यहाँ पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, दिन होगा। और यहाँ पे अगर दिन है तो इसके जस्ट पीछे क्या होगा, रात होगा। अगर यहाँ पे दिन है तो इसके पीछे क्या होगा, रात होगा। लेकिन आप समझना, ये जैसे घूमते 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 ये जब पीछे चला जाएगा और ये आगे हो जाएगा, तो जहाँ पे रात था वो क्या हो जाएगा, अब सूरज की रोशनी यहाँ पे है तो यहाँ पे दिन हो जाएगा, यहाँ पे रात हो जाएगा। तो याद रखना, सन तो अपनी जगह स्थिर है,
सन अपनी जगह स्थिर है ना। सन में भी गति है, अच्छा एक बात ये भी ध्यान रखना, सन में भी गति होता है, उसमें भी मोशन पाया जाता है, लेकिन कैसा, रोटेशन। सन भी घूमता है, जैसे पंखा घूमता है वैसे वो घूमता है, वो चक्कर नहीं है ना। तो खैर अब इसमें समझना, अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लो ये अर्थ है, ऐसे अर्थ इस टाइप का एग्जैक्ट गोल नहीं होता है, मान लो, मैं बोल दिया इसलिए मान लो ये अर्थ है। अब देखो अर्थ में आपको पता है कि यहाँ पे ये 3 रेखा जो है, 3 लाइन जो है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और इसलिए मैंने आपको बोला कि ये आप अगर आप समझ जाओगे, एक तो क्वेश्चन आपको यहाँ से भी डायरेक्ट पूछता है, और बहुत सारा चैप्टर में इंडियन मॉनसून अगर आप समझोगे, अच्छे से समझना चाहते हो तो आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी होगा। लैटिट्यूड में भी आपको हेल्प करेगा, बहुत जगह पे ये आपको हेल्प करेगा। अर्थ में बीचों बीच जो रेखा खींचा गया, एक काल्पनिक रेखा है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, या इसको हिंदी में बोलते हैं विषुवत रेखा, या फिर भूमध्य रेखा, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, या फिर आप बोलो विषुवत रेखा, या फिर आप भूमध्य, भूमि के मध्य में है इसलिए भूमध्य रेखा बोलते हैं। याद रखना 0 डिग्री के ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री के नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर। तो समझना, जो इक्वेटर के नॉर्थ में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो 23.5 डिग्री है इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में इसी को कहते हैं कर्क रेखा। और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या हिंदी में इसको कहते हैं मकर रेखा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मकर रेखा। अब देखो यहाँ पे ये 3 टर्म आपको समझना जरूरी है, इससे जुड़ा हुआ और भी शब्दावली है, उसको भी मैं अभी आपको समझाता हूँ। समझना, देखो पहला चीज तो आप ये समझो कि ट्रॉपिक वर्ड का मतलब होता है ज्योग्राफी में, यहाँ पे ट्रॉपिक का मतलब होता है मुड़ना, मुड़ जाना। मतलब मुड़ना मतलब क्या है कि सूरज का जो रोशनी है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसी रफ सन बनाता हूँ। अब समझना, जो सन है ना, रेड उतना हाईलाइट नहीं होता होगा, फिर भी आप समझना बात को, है ना। सन जो है, सूरज का जो रोशनी पड़ता है अर्थ में, आप एक बात ध्यान रखना, सूरज का रोशनी डायरेक्ट परपेंडिकुलर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ही होता है। मतलब इसके ऊपर, जैसे ये 90 डिग्री तक है, नीचे में भी 90 डिग्री तक है, वो मैं आपको जब लैटिट्यूड पढ़ाऊंगा तो ये डिग्री स्पष्ट हो जाएगा क्या होता है। तो जैसे 0 डिग्री है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते कितना 90 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और फिर यहाँ से भी 1 2 3 4 करते करते कितना 90 डिग्री। इस 90 डिग्री नीचे और 90 डिग्री ऊपर, मैं इसका ये बात कर रहा हूँ कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब सूरज का रोशनी परपेंडिकुलर होता है, कैसे परपेंडिकुलर होता है, अभी मैंने आपको बताया रिवॉल्यूशन, कि अर्थ क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन मतलब क्या कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। और जब सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो आप एक बात ध्यान रखना, तो ये घूमते 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 जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूरज का रोशनी डायरेक्ट परपेंडिकुलर होता है तो ये लास्ट 23.5 डिग्री तक ही होता है। तो सूरज का रोशनी यहाँ से मुड़ जाता है, साउथ की तरफ मुड़ जाता है, इसलिए हम लोग इस जगह पे एक रेखा खींच दिए हैं। ये काल्पनिक रेखा है, बस ऐसे ही अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए ये रेखा खींचा गया है, रियल में अर्थ में कोई रेखा खींचा हुआ नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे एक रेखा खींच दिए, इसका नाम रख दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक मतलब मुड़ना, यहाँ से सूरज का रोशनी मुड़ जाता है, मतलब यहाँ से ये डाउनवर्ड, है ना, साउदर्न हेमिस्फीयर या साउथ की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। और नीचे का जो 23.5 डिग्री है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ से भी सूरज की रोशनी मुड़ जाता है और इधर से फिर नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। और ये बहुत बड़ा सवाल बनता है एग्जाम में, और बहुत आप देखिएगा इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हर एग्जाम में आता है। तो देखो आप समझना किस तरह का क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे समझो, अब मैंने आपको बताया कि सूरज का जो रोशनी है वो सालों भर इसी के बीच में क्या होता है, घूमते रहता है, ना इसके ऊपर जाता है और ना इसके नीचे जाता है, ऐसे ही
सालों भर, 12 महीना, 12 महीना इसी के बीच में घूमता है। अब सवाल ये बनता है, आपसे एग्जाम में पूछता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कब परपेंडिकुलर होता है, कब लंबवत होता है सूरज, इसमें कब होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, इक्वेटर पर कब होता है। तो ये आपसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इसमें इसको समझने के लिए मैं एक इजी कॉन्सेप्ट आपको देता हूं। तो आपको ये, अगर डेट आप भूल भी जाते हो या मंथ अगर आप भूल भी जाते हो, आपको याद आ जाएगा। अगर मैं आज जो चीज़ बताने वाला हूँ वो चीज़ को समझ लेना। क्या समझना है, तो देखो मैं एक ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ और एक नया मैप बनाता हूँ, ताकि मैं आपको समझाता हूँ कि ये कब कब किस किस समय में यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है। तो इसको मैं रफ करता हूँ। अब देखो, जैसे ये अर्थ है 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। अब देखो, आपको याद रखना 3 डेट है ना, 3 या 4 डेट याद रखना। आपको 4 डेट आपको याद रखना है यहाँ पे। लेकिन मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ याद करने का, इस तरीके से याद करोगे तो आपको सब मंथ आपको इजी समझ में आ जाएगा। क्या तरीका समझना, ये 23.5 डिग्री को हम लोग 24 मान के चलते हैं है 23.5 ही, लेकिन हिसाब करने में सुविधा होगा। 24 डिग्री इसको मान के चलते हैं। आप याद रखना स्टूडेंट, 8 डिग्री में, मतलब एक मंथ में 8 डिग्री सूरज का लाइट शिफ्ट हो रहा है। ऐसे दिमाग में रखना समझने के लिए कि एक मंथ में, एक महीना में कितना, 8 डिग्री। मान लो कि 0 डिग्री पे है किसी मंथ में, तो 8 डिग्री जब जाएगा तो एक महीना आपको जोड़ देना। 8 से फिर 8 जोड़ देना, 16 डिग्री होगा, फिर 2 महीना जोड़ देना, है ना। 24 डिग्री होगा तो 3 महीना जोड़ देना। आपको इस हिसाब से याद हो जाएगा। कैसे समझना, देखो मैं स्टार्ट करता हूँ 0 डिग्री से। जैसे 0 डिग्री में सनलाइट परपेंडिकुलर होता है 2 बार। याद रखना स्टूडेंट, साल में 2 बार 0 डिग्री पर सनलाइट परपेंडिकुलर होता है। सिर्फ कर्क रेखा, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऐसा है जहां पे सनलाइट साल में एक ही बार परपेंडिकुलर होता है, जबकि इसके नीचे और इसके ऊपर दो बार क्या होता है, सनलाइट परपेंडिकुलर होता है। मतलब डायरेक्ट परपेंडिकुलर, मतलब डायरेक्ट लंबवत, डायरेक्ट वहां पे सूरज का रोशनी पड़ता है। देखो याद रखना स्टूडेंट, यहाँ पे सूरज का रोशनी डायरेक्ट पड़ा है, इसका मतलब ये नहीं समझना कि यहाँ पे रोशनी नहीं जा रहा है, लेकिन उसका परछाई जा रहा है, वो तिरछा जा रहा है, उसका रोशनी डायरेक्ट परपेंडिकुलर नहीं। जब कोई भी टॉर्च आप जलाओगे, कोई भी ग्लोब में मान लो टॉर्च जलाओ, तो अगर मान लो इस जगह पर टॉर्च का रोशनी पड़ रहा है तो कुछ तो ऊपर भी फैलेगा, कुछ तो नीचे भी जाएगा ना। वही चीज यहाँ पे सूरज के साथ हो रहा है। अब देखो 21 मार्च, 21 मार्च याद रखना स्टूडेंट, 21 मार्च को सनलाइट परपेंडिकुलर होता है 0 डिग्री पर। कितना, 21 मार्च को। अब देखना आपको कैसे इसको याद करना है। अब 23.5 डिग्री पूछेगा आपसे एग्जाम में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कब, तो आप ऐसे, मैंने आपको बताया कि 8 डिग्री में एक महीना दिमाग में रखना। मतलब एक महीना में कितना डिग्री शिफ्ट हो रहा सनलाइट, 8 डिग्री शिफ्ट हो रहा। इसका मतलब आप बताओ, अगर 0 डिग्री पर, मैं अगर पेन का कलर चेंज करूं, देखो 0 डिग्री पर मार्च में है, तो आप बताओ यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, 8 डिग्री। क्या लिख देंगे, 8 डिग्री। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 16 डिग्री, 16 डिग्री। और यहाँ पे क्या है, 24 डिग्री। ठीक है, अगर आपको नहीं भी दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाओ। ये 8 डिग्री मैंने लिखा, ये 16 डिग्री मैंने लिखा, और ये 24, आप 23.5 या 24 मान के चलो। अब देखो आपको कैसे याद होगा, मार्च महीने में 8 डिग्री पर परपेंडिकुलर है, सॉरी मार्च महीने में 0 डिग्री पर परपेंडिकुलर है, तो आप मुझे बताओ 8 डिग्री पर कब ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब किस मंथ में, तो अप्रैल। याद रखना अप्रैल का महीना में 8 डिग्री। इसे देखो, भारत जो है, इंडिया का अगर आप लैटिट्यूड देखोगे, इसको लैटिट्यूड बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा जाता है उसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं, और जो वर्टिकल होता है उसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। लैटिट्यूड को हिंदी में अक्षांश बोलते हैं और लॉन्गिट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। तो आप समझना, जो लैटिट्यूड लाइन है, आपको पता है इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। इसे देखिएगा, अप्रैल का महीना से ही हमारे यहाँ गर्मी आना शुरू हो जाता है। अप्रैल से गर्मी आप देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि 8 डिग्री सूरज लगभग इंडिया में परपेंडिकुलर होता है। वो आपको आगे मैं समझा दूंगा, जब मैप से आप पढ़िएगा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इस ग्लोब को बस आप समझ जाओ, 16 डिग्री मई, तो देखो अभी मई का महीना चल रहा है, तो लगभग अभी सूरज का रोशनी कहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, 16 डिग्री। कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। 16 डिग्री साउदर्न में नहीं, 16 डिग्री कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और आप याद रखना, जो आपसे एग्जाम में पूछेगा
आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, ये बस मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको वो अच्छे से याद हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये कभी नहीं पूछेगा 8 डिग्री और 16 डिग्री, लेकिन आपसे यहां पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आप अब देखो 8 डिग्री हो गया अप्रैल महीना, 16 8 में 8 जोड़े 16 हो गया मई महीना, 16 में 8 जोड़ो 24, 24 मैंने बोला मान के चलो 23.5 है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको बोलते हैं। तो ये कब पड़ेगा? मई के बाद क्या होता है? जून। इसका मतलब तारीख आपको याद रखना है 21 जून। तो 21 जून को सूरज का रोशनी परपेंडिकुलर कहां पे हो जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। यहां तक क्लियर? अब मैंने आपको बताया कि यहां से सूरज का रोशनी क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा नीचे की तरफ, यहां से मुड़ना क्या होगा? शुरू होगा। और जब यहां से ये नीचे की तरफ, मतलब अब बताओ 21 जून के बाद सूरज का रोशनी क्या और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये लास्ट रेखा है। अगर और ऊपर करता तो हम लोग इस रेखा को शिफ्ट कर देते ना। तो आप याद रखना, इसलिए 21 जून के बाद ये साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, मतलब धीरे धीरे साउथ की तरफ, पहले 0 डिग्री और उसके बाद साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाना क्या होता है? शुरू होता है। तो आप समझना 21 जून से ये नीचे जाना शुरू होगा। तो आप मुझे बताओ, यहां पे मैंने आपको बताया कि 16 डिग्री, यहां 16 डिग्री है, तो जून के बाद क्या होता है? जुलाई। या क्या होगा? जुलाई। मतलब 16 डिग्री पे फिर कहां से आ जाएगा? कहां पे आ जाएगा? जुलाई पे आ जाएगा। फिर इसके नीचे आ जाओ 8 डिग्री, तो जुलाई के बाद क्या होता है? अगस्त होता है। याद रखना, इस वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर अभी नहीं भी समझ में आ रहा, जैसे इसको कंप्लीट मैं करूंगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो समझना, अगस्त के बाद क्या होता है? सितंबर। तो आप देखना फिर से 22 या 23 सितंबर, 22-23 इसलिए लिखा जाता है, लीप ईयर बीच में आता है इसलिए, ठीक है। तो आप समझना 22 या 23 सितंबर को परपेंडिकुलर होता है कहां पर? फिर से 0 डिग्री पर। आप देखो, मतलब आपसे एग्जाम में पूछेगा 0 डिग्री पर सनलाइट कब कब परपेंडिकुलर होता है? तो आप बताना 2 बार। कब कब? एक बार मार्च में होता है और एक बार सितंबर के महीने में होता है। मार्च में और सितंबर में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि मार्च के बाद सनलाइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ शिफ्ट करने लगता है, जबकि सितंबर के बाद ये कहां पे? साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ शिफ्ट करने लगता है। इसलिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कंट्री, जैसे हमारा कंट्री भारत, इंडिया, वो कहां पे है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसलिए देखना सितंबर के बाद से धीरे धीरे आपके हमारे यहाँ क्या होगा? ठंडा आना शुरू होगा, जबकि मार्च के बाद धीरे धीरे गर्मी आना शुरू होता है। इसका वजह आपको ये स्पष्ट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो आप समझना सितंबर के बाद आप लोग खुद समझ जाओगे, आप तो खुद समझदार है ही। आप देखो, आप खुद बताओ यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हम लोग 8 डिग्री इसको मान के चल रहे हैं, ये 16 डिग्री मान के चल रहे हैं, और ये 23.5 मतलब 24 है ना। तो 8 डिग्री में तो सितंबर यहाँ है, तो इसका मतलब अक्टूबर के महीने में 8 डिग्री। फिर इसको नीचे कर दो 16 डिग्री, बताओ नवंबर। और आप बताओ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, मकर रेखा जो है, इस पे सूरज का रोशनी का परपेंडिकुलर होगा दिसंबर में ना। अगर आप डेट भी याद रखो, मंथ पहले याद रख लो अच्छे से, है ना। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? यहां पे 22 दिसंबर को परपेंडिकुलर होता है क्या? कहां पे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, मतलब मकर रेखा पर यहां परपेंडिकुलर होगा। यहां तक स्पष्ट है? अब देखो, यहां से मैंने बोला कि सूरज का रोशनी क्या होगा? फिर से मुड़ जाएगा, और फिर से जब ये मुड़ेगा फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ क्या होगा? शिफ्ट करेगा। और जब फिर से यहां से सूरज का रोशनी मुड़ता है, तो आप मुझे बताओ दिसंबर के बाद जनवरी के महीने में क्या ये नीचे इसके जाएगा? नहीं, क्योंकि यहां से मुड़ जाएगा, है ना। और जब मुड़ जाएगा तो आप मुझे बताओ 16 डिग्री जो है यहां पे लिखा हुआ है, 16 डिग्री के आसपास ये कब? जनवरी के महीना में रहेगा। और इसके बाद फिर से 8 डिग्री में कब आ जाएगा? फरवरी। तो फरवरी का महीना, है ना। फैब मंथ यहाँ पे आपका कहाँ पे? 8 डिग्री। और फिर देखो आप 0 डिग्री कहाँ जाएगा? 21 मार्च। ये आपको मैंने पूरा 12 महीना घुमा दिया। आपको मैं शॉर्ट में एक बार फिर से देख लेना, समझना। देखो, मैंने बोला मार्च में यहाँ परपेंडिकुलर है, तो मार्च के बाद 8 डिग्री मैंने बोला क्या करना? 8 डिग्री में एक मंथ आपको ऐड करना। एक मंथ में मतलब 8 डिग्री, आपको ये ध्यान रखना। तो एक मार्च के बाद अप्रैल 8 डिग्री, 16 डिग्री मई, और 24 डिग्री, 24 मतलब 23.5 मान के चलो, मैंने बोला 24 मान के चलो, तो 24 डिग्री 21 जून के बाद जुलाई, अगस्त, देन सितंबर। आपको समझ में आ रहा है? मार्च है ना, अप्रैल मई जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो देखो 2 बार पड़ रहा है। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। अगर आपको ये चीज याद आ जाएगा कि एक मंथ में 8 डिग्री, एक मंथ में 8 डिग्री शिफ्ट होता है, ऐसे दिमाग में रखना, एक मंथ में 8 डिग्री शिफ्ट होता है। तो आप बता देना यहाँ पे दिसंबर है, तो यहाँ पे जनवरी, फरवरी, है ना। तो दिसंबर के बाद जैन, फेब, जनवरी, फरवरी, और फिर से देखो मार्च आ गया। ये 12 महीना मैंने आपको घुमा दिया। तो ये आपको याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें आपको याद क्या रखना है, तो ये समझना। देखो अब इसका कुछ टर्मोलॉजी आपको ध्यान रखना है, किस टर्म से इसको पुकारते हैं। तो समझो 21 जून को जो परपेंडिकुलर होता है सूरज का रोशनी,
इसको ही हम लोग कहते हैं समर सॉल्स्टिस। इसको हम लोग कहते हैं समर सॉल्स्टिस, या हिंदी में कर्क संक्रांति बोलते हैं, है ना, या ग्रीष्म संक्रांति भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि गर्मी का महीना होता है। इसलिए देखो 21 जून, जून बहुत गर्म है ना, गर्मी का महीना यहाँ पे होता है हमारे यहाँ, तो समर सॉल्स्टिस को बोलते हैं। याद रखना, ये इंडियन के एस्पेक्ट से मैं बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि हर जगह पे यही चीज बोला जाता होगा, क्योंकि जैसे समझना ऑस्ट्रेलिया इस जगह पर है, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए समर सॉल्स्टिस ये नहीं होगा, ये होगा दिसंबर। दिसंबर का महीना हमारे यहाँ ठंडा होता है, लेकिन जब हमारे यहाँ ठंडा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में उस समय गर्मी होता है, क्योंकि वो साउदर्न हेमिस्फीयर में। और जब हमारे यहाँ समर सॉल्स्टिस, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, बहुत गर्मी हम लोग को लग रहा है, एसी का जरूरत पड़ रहा है, एकदम बेचैन है गर्मी से हम लोग, उस टाइम में ऑस्ट्रेलिया में क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। या फिर जो भी कंट्री इस जगह पर रहेगा उसको क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। जो हम लोग दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में महसूस करते हैं, वही वो लोग जून और जुलाई के महीने में महसूस करेंगे। तो स्पष्ट हो रहा है। तो समर सॉल्स्टिस, ये आपसे एग्जाम में बहुत पूछता है, क्या पूछेगा एग्जाम में कि समर सॉल्स्टिस कब होता है, तो आप 21 जून को टिक कर देना, ठीक है। 22 दिसंबर जो है, इसको हम लोग बोलते हैं विंटर सॉल्स्टिस, या इसी को बोलते हैं मकर संक्रांति। अब देखो, एक मकर संक्रांति जो आप 14 जनवरी, आप 15 जनवरी शिफ्ट हो गया, जो उसको आप मनाते हैं, वो मकर संक्रांति अलग होता है। वो क्यों मनाते हैं वो भी मैं कभी डिस्कस कर दूंगा। यहाँ पे मकर संक्रांति इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे 22 दिसंबर को मकर रेखा पर परपेंडिकुलर हो रहा है सूरज का रोशनी। तो आप ये ध्यान रखना, इसको मकर संक्रांति भी या विंटर सॉल्स्टिस इसको बोलते हैं हम लोग। तो आपको याद रखना, पूछेगा एग्जाम में विंटर सॉल्स्टिस कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है, स्पष्ट है। याद रखना, मार्च और सितंबर के महीने में जो इक्वेटर पर यहाँ पे पड़ता है सूरज का रोशनी, इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसको हम लोग कहते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स, ये हिंदी में इसको कहते हैं विषुव, सॉरी, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विषुव। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, विषुव। देखो इक्विनॉक्स, अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि इक्विनॉक्स जब आपसे पूछेगा, सिर्फ इक्विनॉक्स पूछ रहा है और ऑप्शन में मान लो मार्च है या सितंबर, एक कुछ दिया तो आप तो टिक कर दोगे। लेकिन याद रखना, दो इक्विनॉक्स मतलब साल में, एक पूछेगा कि इक्विनॉक्स कितनी बार होता है साल में, तो आंसर आप 2 करना, मतलब 2 बार। साल में कितनी बार होता है, 2 बार। जबकि समर सॉल्स्टिस कितनी बार होता है, 1 ही बार। विंटर सॉल्स्टिस कितनी बार होता है, 1 ही बार होता है। जबकि इक्विनॉक्स 2 बार होता है। इसका मतलब 2 बार होता है, तो 2 अलग अलग मंथ में हो रहा है, तो अलग अलग मंथ में हो रहा है, तो इसका नाम भी अलग अलग है। क्या नाम है इसका, आपको ये ध्यान रखना। तो इक्विनॉक्स का 2 पार्ट कब कब होता है, एक तो अभी मैंने आपको लिखा 21 मार्च को होता है। तो 21 मार्च को जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स, या इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं बसंत विषुव। बोलते हैं बसंत ऋतु आ गया, बसंत का महीना आ गया, बड़ा अच्छा महीना होता है। मैं तो हर साल फील करता हूँ, आप लोग भी फील करते होंगे या फील करना, फरवरी के महीने में खास करके। अब तो मौसम बहुत सारा चीज़ में देखना चेंजिंग आ रहा है, तो फरवरी के महीने में है ना, शाम का वक्त इतना शानदार, इतना अच्छा हवा चलता है, वो हर कोई फील करते हैं, बहुत एक अलग ही फीलिंग वो आता है। तो वो विषुव है ना, वो स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है। और एक यहाँ पे होता है कितना तारीख को, तो 22 या 23 सितंबर को होता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटम। ऑटम इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स, या इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं शरद विषुव। आप याद रखना स्टूडेंट, 21 मार्च को आप पूछ देगा एग्जाम में, एक तो इक्विनॉक्स पूछेगा, तो आप ये दोनों में दे देना, जो भी ऑप्शन में होगा उसको टिक कर देना। लेकिन अलग करके पूछेगा स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब होता है, तो मार्च के महीने में। ऐसे भी स्प्रिंग सीजन आपसे फरवरी मार्च के आसपास होता ही आता ही। और ऑटम इक्विनॉक्स शरद, मतलब यहाँ से शरद मतलब ठंडा, यहाँ से हमारे यहाँ ठंडा आना शुरू हो जाता है ना। तो ये मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो ये सारा नाम, ये शब्दावली आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक चीज़ और जान लो, जब आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे बड़ा दिन कौन होता है, तो याद रखना सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, और रात क्या होती है, छोटी होती है ना। दिन क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। इस दिन आप गौर करना, अगर बादल नहीं है 21 जून को, इस बार गौर करना, बादल नहीं है तो देखना बहुत लेट से शाम होगा, 7 बज जाएगा लगभग, है ना, अंधेरा होते होते 7, कभी कभी 7:15 भी बज जाता है। तो 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। जबकि सबसे छोटा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को।
22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है, इतनी लंबी रात होती है कि कटती ही नहीं, है ना, बहुत लंबी रात होती है। तो 22 दिसंबर को बहुत जल्दी शाम हो जाता है ना। तो 22 दिसंबर को क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है। अच्छा, मैंने क्या बोला, ये इंडिया के लिए मैं बोल रहा हूँ, हर कंट्री पे ये लागू नहीं होगा। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया देख लो, ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा दिन कौन होगा? अगर आपसे इस तरह एग्जाम में पूछ दे क्वेश्चन कि साउदर्न हेमिस्फीयर का कंट्री है, उसके लिए सबसे बड़ा दिन कौन होगा, तो जो हमारे लिए सबसे छोटा दिन है वो उसके लिए क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा दिन। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या होगा, 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। और 21 जून क्या होगा, सबसे छोटा दिन, इसके यहाँ पे रात लंबा होगा। लेकिन अभी आपसे जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो इंडिया को ध्यान में रख के पूछता है, इसलिए आप ये ध्यान रखना 21 जून को जो होता है वो सबसे बड़ा दिन होता है, 22 दिसंबर को क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है। और आपसे जब पूछेगा दिन और रात बराबर कब होता है, तो आप बताना मार्च और, है ना, 21 मार्च और 22-23 सितंबर या 22 या 23 सितंबर को क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है ना, लगभग 12 घंटा का दिन, 12 घंटा का रात होता है। तो ये मेरे ख्याल से ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको बहुत हेल्प करेगा इंडियन मॉनसून पढ़ने में, और मैंने आपको बताया कि बहुत सारे चैप्टर्स में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इंडियन मॉनसून जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाई प्रेशर लो प्रेशर कैसे बनता है, कहाँ पे बनता है, क्यों बनता है। तो ये आपको, ये मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, है ना। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।